जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार फिर एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मेरे पास एक उड़ता हुआ डाउट ये आया कि सर, हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और हमने आपके क्रांति यूट्यूब बैच की एक लेक्चर को देखा था, लेकिन उसमें कंटेंट तो हिंदी में नज़र आ रहा था। बेसिकली उन्होंने दूसरे या तीसरे नंबर का, जब बजट का सेशन चल रहा था, वो लेक्चर उन्होंने देखा होगा। तो दोस्तों, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एज वेल। सो इसमें तो कोई डाउट ही खत्म हो जाता है कि क्या मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कंटेंट देता हूं या नहीं। क्योंकि अक्सर जिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनके ही मन में इस प्रकार का प्रश्न होता है। क्योंकि आप अगर हमारा मेंस का कोर्स उठा के देखें ऑनलाइन, अगर उसमें 500 लेक्चर है ना, तो 500 के 500 लेक्चर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट होता है। चाहे वो लेक्चर हो चाहे वो नोट्स हो, दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट होता है। एक तरफ इंग्लिश भी होता है पूरा, एक दूसरी तरफ हिंदी भी होता है। अभी इस सीरीज में जो हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, वो बाकायदा या तो एमपी गवर्नमेंट का उनका बजट है ओरिजिनल, तो वो हिंदी में ही आता है, या फिर ये संदेश मैगजीन पढ़ा रहे हैं, ये भी हिंदी में ही आती है। परंतु आप स्क्रीन पे क्या लिखा है वो ना देखें, आप ये देखें कि मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल। सो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कंटेंट। if something is provided in Hindi from the side of government, then I cannot do anything in that. So basically that document is in Hindi, but what I am trying to explain or what I am trying to teach, that is absolutely in Hindi also, as well as equally in English also. So English medium aspirants, no need to worry about the content written on the board. Just listen what I am trying to explain. That's it. Okay, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो है 8th नंबर का लेक्चर है हमारे इस क्रांति बैच में। और टॉपिक आप अपने सामने देख सकते हैं, संदेश मैगजीन, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है। तो पिछले 12 महीने में जितनी भी संदेश मैगजीन मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, हम उनको लगातार कवर कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज मैं आपको और बता दूं। आप प्री की पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्री 2025 लगभग लगभग कम से कम 8 महीने की दूरी पर है। तो 8 महीने की दूरी में अगर आप सिर्फ प्री पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला साहब। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मेंस में 1000% फेल हो जाओगे आप, क्योंकि 3 महीने में भगवान भी जमीन पर उतर जाए तो भी आपको मेंस नहीं करवा सकते, अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो गलती ना करिएगा। ये प्रीलिम्स के बहाव में मत बहिएगा। हर साल जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, आप सफलता का अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ना देखो कि जिनका सिर्फ प्रीलिम्स ही निकलता है। अगर सफलता का रिकॉर्ड उठा के देखना है तो उन लोगों का देखो जो सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं उनसे जाके पूछो कि साहब आपने क्या किया था, क्या आपने 9-10 महीने केवल प्रीलिम्स पढ़ा, फिर 3 महीने में मेंस पढ़ा, ऐसे हुआ कि आपका सिलेक्शन? वो बोल देंगे आपको कि भैया हम पहले दिन से दोनों चीजें पढ़ रहे थे। तो ऐसे लोगों की तरफ आप देखिए। देखना है तो सही जगह आप देखें। तो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं साहब, तो आप अपने लिए एक खोखली सड़क का इंतजाम कर रहे हो, जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से धंस जाओगे। या तो आप हमारे मेंस के ऑनलाइन कोर्स के साथ आराम से अपना पूरा मेंस कवर करो लेक्चर वाइज, या फिर मेंस को सेल्फ स्टडी के थ्रू, जैसा हमने बताया है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन जैसा हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी, एमपीपीएससी मेंस 2025 10 मंथ स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सेल्फ स्टडी, तो उस वीडियो को जाके देखो आप चैनल पर। दोनों में से कुछ भी करो, लेकिन बिना मेंस के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है क्रांति बैच भी पढ़ने का या केवल प्रीलिम्स भी पढ़ने का, कोई सेंस नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो पूरा लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड 50% और 60% और 10%। होता है तो यहाँ पूरा होता है, नहीं होता है तो वापस प्रीलिम्स ही देना पड़ता है, पूरे फेल माने जाते हैं। ठीक है, तो इस सच को गलती से भी इग्नोर करने की कोशिश मत करो। मैं ये सच आपके सामने बार बार लाता रहूंगा। जो भी विद्यार्थी पहली दफा इस वीडियो को देखेगा उसको मैं बता दूं पहले से ही
कि आपको चैनल पे जाके इस वीडियो को देखना पड़ेगा पहले, तभी आपको क्रांति बैच क्या है ये समझ में आएगा। मैं क्रांति बैच के अंदर एग्जैक्टली क्या टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको वो समझ में आएंगे, और कौन से टॉपिक्स आपको खुद से करने हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। इस वीडियो को देखे बिना मत अटेंड किया करो क्रांति बैच का कोई भी लेक्चर। तो यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखे बिना क्रांति बैच को फॉलो मत करना, क्योंकि मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं देना चाहता साहब, ठीक है। तो संदेश मैगजीन का टॉपिक मैंने आपको दिखाई दिया है कि संदेश मैगजीन को हम लगातार जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी वीडियो पिछली वीडियो से कनेक्टेड नहीं रहती, बट जो टॉपिक है वो तो कंटिन्यू चला आ रहा है ना। संदेश मैगजीन पढ़ रहे हैं, लास्ट 12 महीने की पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक समय लगेगा। आज तो पार्ट नंबर 3 ही है उस संदेश मैगजीन को पढ़ते हुए। तो दोस्तों आज ये खबर देखते हैं, ये खबर हमारे सामने क्या है। थोड़ा सा मैं आपके लिए इसमें जो है जूम करूंगा। पूरी खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खबर हमारे लिए एक हिंट है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की यहां पर एक कंपनी की बात की गई है, पावर जनरेटिंग कंपनी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कौन सी कंपनी है? पावर जनरेटिंग कंपनी को मिला अंतरराज्यीय व्यापार का लाइसेंस। कौन सा? अंतरराज्यीय व्यापार, यानी कि अब जो मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी है वो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी बिजनेस कर सकती है, दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर सकती है। ये तो इंपॉर्टेंट है ये कि मध्य प्रदेश की कौन सी कंपनी को जो है, और अंतरराज्यीय मतलब इंटरस्टेट, अंग्रेजी इसका क्या है? इंटरस्टेट, कि अब केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं आप दूसरे स्टेट्स में भी जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। कंपनी का नाम तो आप याद रखना ही रखना। मैंने यहां पर इस कंपनी का लोगो भी लगाया हुआ है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। MPPGCL ये इस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है, ये इस कंपनी का लोगो है। और अब इस कंपनी को क्या मिल चुका है? इंटर स्टेट बिजनेस करने की आजादी, अंतरराज्यीय व्यापार करने की आजादी। अब ये तो चलो हो गया, ठीक है, बस इतनी खबर थी। लेकिन इस खबर से हम क्या सीख सकते हैं? इस खबर से हम ये सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने हमको ऐसी कोई खबर दी है तो ये उससे संबंधित प्रश्न जो है हमसे पूछ सकते हैं कि जो MPPGCL है, जिसे हाल ही में अंतरराज्यीय इंटरस्टेट बिजनेस करने की परमिशन मिली है, तो इसका जो शुरुआत थी इस कंपनी की वो कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2001 को, ठीक है। कब हुई थी? तो देखो तारीख में भी 2 से शुरुआत है और सन में भी 2 से शुरुआत है, तो 22 नवंबर 2001 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन सकता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MPPGCL के जो मुख्यालय हैं, जो हेडक्वार्टर हैं, वो कहां पर हैं दोस्त? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो ये है दोस्त आपका जबलपुर में। और इस कंपनी की जो ओनरशिप है, जो इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास है? तो वो 100% मध्य प्रदेश सरकार के पास है, यानी कि इस कंपनी में प्राइवेट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो 22 नवंबर 2001 इसकी शुरुआत, मुख्यालय इसके जबलपुर में, नाम इसका MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। और क्यों है ये खबर में? क्योंकि अब इसको इंटरस्टेट बिजनेस करने की आजादी, परमिशन मिल चुकी है दोस्तों। ओके, चलिए, तो एक पहली खबर उस मैगजीन में से ये थी दोस्तों हमारे लिए। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो पहले इधर देख लो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अग्नि बाण रॉकेट, रॉकेट का नाम क्या है? अग्नि बाण। रॉकेट समझते हो? रॉकेट मतलब एक ऐसा वाहन जो सैटेलाइट्स को, उपग्रहों को ऊपर स्पेस में लेके जाता है, ये रॉकेट होता है। ये कोई मिसाइल नहीं है। मिसाइल तो अटैक के लिए यूज होती है, डिफेंस के लिए यूज होती है, बट दिस इज रॉकेट, ये सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाने के लिए होता है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने अग्नि बाण रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर बधाई दी है। बस इतना, मतलब इस रॉकेट का मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मोहन यादव जी ने केवल बधाई दी है कि इंडिया ने ये जो है अचीवमेंट किया है, तो बस उसकी बधाई। MP का इस रॉकेट से कोई लेना देना नहीं है।
बट चूंकि ये खबर इन्होंने एमपी गवर्नमेंट ने संदेश मैगजीन में शामिल करी है, तो इस बहाने से हमें थोड़ा सा इस रॉकेट के बारे में जान लेना चाहिए। अपनी यूनिट नंबर जो 9 होती है ना, हमारी यूनिट 9, यूनिट 7 स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से, वहां से बन सकता है। पहली बात तो इसका पूरा, इस रॉकेट का पूरा नाम क्या है? तो देखो, इस रॉकेट का जो शॉर्ट नेम है वो सिर्फ क्या है, वो तो देखो सिर्फ है अग्निबाण, ठीक है। परंतु जो इसका पूरा नाम है वो क्या है? अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तो सब ऑर्बिटल को इन्होंने लिखा है SOR, टेक्नोलॉजिकल को लिखा है इन्होंने TE, और डेमोन्स्ट्रेटर को इन्होंने लिखा है D। तो अग्निबाण के आगे ये शब्द लगा दो SORTED, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। ये इसका पूरा नाम आपको समझ में आ गया। अब सुनो, अब दोस्तों एक स्टार्टअप कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। कहां पर बेस्ड है ये कंपनी? बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और इन्होंने एक, और इस कंपनी का नाम समझ लो पहले, इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है साहब अग्निकुल। इतना समझ में आया? अब जैसे कि देखो, ये कंटेंट इंग्लिश में है लेकिन फिर भी हिंदी वालों को समझ में आ रहा है ना, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है। कंटेंट जो स्क्रीन पर लिखा है वो भी मैटर करता है, नो डाउट, मैं मानता हूं उस चीज को, बट 80% ऑफ द थिंग वो डिपेंड अपॉन अ टीचर कि वो क्या कर रहा है उस कंटेंट का। तो कंपनी का नाम, स्टार्टअप का नाम अग्निकुल है, और इन्होंने जो खास तरीके का इंजन बनाया है उसका नाम इन्होंने रखा है अग्निलैट इंजन। और जो भी आप एक नया आविष्कार करते हो, आप उसका क्या करवा लेते हो? आप उसका पेटेंट करवा लेते हो, ताकि आपका ये आइडिया कोई चुरा ना सके, ठीक है। तो अग्निलैट इंजन ये किसकी टेक्नोलॉजी है? इस कंपनी की, जिसका नाम है अग्निकुल। और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो रॉकेट बनाया है उसका नाम क्या है? अग्निबाण। तो आई होप कि आप ये शब्द और ये शब्द के बीच में कनेक्शन समझ गए होंगे। अब इस अग्निबाण नामक जो रॉकेट है, इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस, यानी कि इसके अलग अलग भाग नहीं है, पूरा सिंगल पीस है ये। तो ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अब क्रायोजेनिक और नॉर्मल इंजन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो एक लंबा डिस्कशन है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट इसकी खासियत याद रख लो, दुनिया का सबसे पहला, पहली बात तो ये फर्स्ट फुली क्रायोजेनिक नहीं है, सेमी क्रायोजेनिक है, ठीक है। और चलो ये भी ना याद रख पाओ तो ये याद रखो कि ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस, यानी कि एक ही पीस है, मल्टीपल पार्ट्स नहीं है इसके, सिंगल पीस। और वो भी ना याद रख पाओ तो 3D प्रिंटेड, 3D टेक्नोलॉजी से इसको प्रिंट किया गया है। और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है और सिंगल पीस है, ये इसकी पूरी खासियत है, ठीक है। और इसरो ने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था अग्निकुल को ये सक्सेसफुल अचीवमेंट जो है हासिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? अब इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा? तो देखो, इसरो के पास उनका श्री हरिकोटा वाला जो सेंटर है, वहां से अक्सर इसरो अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है। अब पर चूंकि ये इसरो का तो प्रोडक्ट है नहीं, ये तो एक प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट है, तो सुनो, इट विल बी लॉन्च्ड from India's first private launch pad ALP-01 located inside the ISRO श्रीहरिकोटा। अब क्या कहा गया कि इसरो का जो सेंटर है श्रीहरिकोटा वाला, तो उसी के अंदर इसरो ने एक प्राइवेट कंपनीज के लिए लॉन्च पैड बना के दिया है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ बनाती हैं तो वो हमारे श्रीहरिकोटा वाले सेंटर पर आ सकती हैं। हमने वहां पर प्राइवेट कंपनीज के लिए एक लॉन्च पैड बनाया हुआ है, आप वहां से अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो। तो इस लॉन्च पैड का नाम क्या है? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसरो का श्रीहरिकोटा सेंटर में प्राइवेट कंपनीज की प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए जो लॉन्च पैड बनाया गया है दोस्तों, उसका नाम है ALP-01। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ALP-01। यहीं से इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी और इस पूरी कहानी पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने केवल बधाइयां जो है दी थी, ठीक है। बधाइयां ही देंगे और क्या करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आगे देखें। हाँ, ये एक खबर मुझे दिखी थी और पहले तो समझ में नहीं आया कि खबर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही है, फिर जब हाँ थोड़ा सा गौर फरमाया तब समझ में आया। देखो साहब क्या लिखा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में मतलब शामिल हुए। अब बेसिकली त्रिशताब्दी का मतलब आप समझते हो, त्रिशताब्दी का मतलब होता है 3 सेंचुरीज। त्रिशताब्दी का मतलब होता है 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल। 3 सेंचुरी मतलब 300 साल। अब पूरी ये समारोह का आप काम समझो, इसके क्वेश्चन के बनने के संभावना अच्छे खासे हैं, ठीक है। वैसे तो समझ में नहीं आता कि एमपीपीएससी क्या क्वेश्चन बना दे, परंतु हम जितना करीब उसके जा सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो देवी अहिल्याबाई होलकर थी उनका मैंने बर्थ डेट चेक किया कि इनका जन्मदिन कब आता है। तो इनका जन्म दिवस जो है वो 31 मई 1725 में आता है। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करो तो इनके जन्म को ऑलरेडी कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इनके जन्म को 299 साल जो है पूरे हो चुके हैं। ये कब पूरे हुए थे? ये 299 साल दोस्तों पूरे हुए थे 31 मई 2024। यानी कि 31 मई 2024 के बाद ये जो वर्ष शुरू हुआ है, ये अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां वर्ष जो है शुरू हुआ है। इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो ये इनका 300th वर्ष जो है चल रहा है। ये इनका 300वां, ये इनका कौन सा चल रहा है? ये इनका 300वां जो है ईयर चल रहा है। अब चूंकि आने वाला ईयर कौन सा है? अब चूंकि आने वाला ईयर 300वां वर्ष है, तो इसीलिए अब इस प्रोग्राम का जो सबसे मेन जो इसकी खासियत है वो ये है कि 31 मई 2024 से शुरू करके आने वाले पूरे 1 साल तक, आने वाले पूरे 1 साल तक ये आयोजन चलता रहेगा। आने वाले पूरे 1 साल तक ये आयोजन क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो इसी साल 2024 में 31 मई को इस समारोह की इसकी समारोह की शुरुआत हुई है, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह। कि अब भैया 300वां साल जो है शुरू हो गया है, अब ये पूरे साल इसका समारोह चलेगा। और अगली साल 31 मई 2025 जब आएगी तो 300 साल पूरे हो चुके होंगे रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म को बीते। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना क्लियर? चलिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये तारीख आपसे पूछी जा सकती है और कौन से भी नंबर की जयंती बनाई गई वो भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको तारीख याद है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत अच्छी खबर है, बहुत गर्व से भरपूर जो है ये खबर है। मध्य प्रदेश का गौरव यानी कि प्राउड ऑफ मध्य प्रदेश, पहली बार सेना, पहली बार सेना, सेना मतलब आर्मी से कहा जा रहा है, पहली बार सेना और नौसेना, नौसेना का मतलब यहां पर किससे कहा जा रहा है? नौसेना का मतलब यहां पर नेवी से कहा जा रहा है। तो सेना का, सेना के जो प्रमुख हैं, सेना के जो चीफ हैं, यानी कि आर्मी के जो चीफ हैं और नेवी के जो चीफ हैं, वो दोनों मध्य प्रदेश से हैं। आज तक इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि यहां पर आप नाम, सिर्फ इनका नाम चेकआउट करें, लेफ्टिनेंट जनरल श्री उपेंद्र द्विवेदी, इनका संबंध किस जिले से है? रीवा जिले से। और एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनका संबंध किस जिले से है? सतना जिले से है। बस इतनी कहानी है, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन मध्य प्रदेश से है और दोनों सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं अपनी अपनी सेनाओं में, एक आर्मी में और दूसरे नेवी में। और आज तक एमपी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों लोग आर्मी और नेवी वाले मध्य प्रदेश के ही हों। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है इनका संबंध किससे है? रीवा से, और उनका संबंध किससे है? सतना से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि कोई किसी को सता रहा था तो ये एडमिरल साहब जो हैं वो सतना में अपना वॉरशिप लेके, अपना जहाज लेके जो है पहुंच गए। तो ऐसे आप अगर उनका सतना याद रख पाओगे तो बच गई है, तो इनका आप रीवा आराम से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इनका रीवा याद रखने का आसान है, जैसे कि कभी भी वॉर होती है, कभी भी वॉर होती है तो आर्मी उसमें सबसे पहले पहुंचती है। तो रीवा में भी WA आता है और वॉर में भी WA आता है, रीवा में भी आर आता है, इसमें भी आर आता है, तो भी आप याद रख सकते। थोड़ी सी ट्रिक अपने आप को खुद को दे लो, आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है साहब, तो इन दोनों के नाम तो आप याद रखें एक करंट अफेयर्स के नजरिए से, और इनका मध्य प्रदेश के साथ कैसे कनेक्शन है वो भी आपको जो है यहां पर याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आगे चलें, आगे की कहानी में क्या क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं।
मध्य प्रदेश में संस्कृति, अध्यात्म, परंपराएं, ये सबसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा, बहुत आसानी से जो है आपको ये समझ में आएंगे। क्या कहते हैं, चित्रकूट एवं ओरछा दोनों ऐसी जगह हैं जिनका संबंध भगवान श्री राम से है। तो चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं के 1450 किलोमीटर लंबाई के श्री राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। तो नाम सुन लो पहले तो, जहां जहां से भी श्री राम अपने वनवास के दौरान निकले थे उस पूरे रास्ते को, वो जहां जहां वो रास्ता आता है उसको पूरा डेवलप किया जाएगा। इसी योजना का नाम क्या है, श्री राम वन गमन पथ। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि जब इस प्रकार का आप पथ डेवलप कर दोगे तो टूरिज्म काफी अट्रैक्ट होगा, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है ना साहब। अच्छा, अब दूसरा फैक्ट क्या है कि जो श्री राम वन गमन पथ होगा उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो उसकी कुल लंबाई होगी 1450 किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में बरकरार रखिएगा। इतना क्लियर हो गया, बाकी इस पूरे आर्टिकल में और कुछ नहीं है। दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा यहां पर क्या लिखा हुआ है, श्री राम राजा सरकार की पुण्य स्थली ओरछा में। अब देखिए, केवल एक ही ऐसी जगह है जहां श्री राम जी को लला नहा बोलकर क्या बोला जाता है, राजा माना जाता है। ठीक है, तो ओरछा के राजा भगवान श्री राम, और अयोध्या में तो जो है लला कहा जाता है। तो श्री राम राजा सरकार की जो पुण्य स्थली है ओरछा, यानी कि ओरछा में जहां पर भगवान श्री राम को राजा माना जाता है, तो वहां पर एक भव्य श्री राम राजा लोक का निर्माण होगा। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर में महाकाल लोक का पूरा डिजाइन क्रिएट किया गया, तो वो भी टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ऐसे ही ओरछा में श्री राम राजा लोक का निर्माण होगा। अब ये पूरा हिंदी, ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही तो रहेगा। श्री राम राजा लोक, उस जगह का नाम ही इन्होंने ये डिसाइड किया है, तो ये पूरा नाम है। तो इससे क्या होगा, ये इससे टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। ये सेम किससे मैच होता है कहीं ना कहीं, तो जैसे उज्जैन में महाकाल लोक है, बिल्कुल वैसे ही जो है ये मैच होता है, सिंपल। ठीक है साहब, चलो आगे देखें। तो ओरछा में जो है ये बनाया जाएगा, है ना। आपसे पूछ ले, आप कह दो कि नहीं साहब चित्रकूट में बनाया जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना आपने को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखें और क्या है। उज्जैन में भव्य रूप से विक्रमोत्सव व्यापार मेला का आयोजन हुआ था। अब आपको दोस्तों पता होगा कि ये जो विक्रमोत्सव व्यापार मेला होता है, इसमें बेसिकली जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, कार और दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं, जो मोटरयान होते हैं, उन पर लगभग 50% तक छूट दी जाती है। तो बस कहने का मकसद ये है मेरा, इस न्यूज से बस इतना आप याद रखना कि विक्रमोत्सव, अब जो लोग उज्जैन के आसपास रहते हैं उनको तो ये सब देखो पता है, उनको लगेगा सर क्या ही ये खबर है। लेकिन जो उज्जैन के आसपास नहीं रहता, दूर दूर जिलों में रहते हैं, उनको थोड़ी ना पता उज्जैन में क्या हो रहा है। तो विक्रमोत्सव व्यापार मेला ये कब इसका और इसका आयोजन ये अभी 2024 में ही हुआ है, सर्दियों के आसपास हुआ था। ठीक है, तो उज्जैन में भव्य रूप से, तो विक्रमोत्सव व्यापार मेला ये कहां इसका आयोजन हुआ था 2024 में, तो इसका आयोजन हुआ था उज्जैन में। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो टीचर जब भी पढ़ाता है तो ये देख के नहीं पढ़ाता कि मैं कहां पर रहता हूं, मुझे कितना पता है। जनरल सबको आप मान के चलो और सब कुछ उठा के कवर करवाओ, क्योंकि अब भैया एग्जाम ऐसा आने लगा है कि हर चीज पढ़नी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जो महाकाल है, महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर में जो जो महालोक परिसर बनाया गया है, महाकालेश्वर जो मंदिर है वहां पर जो महालोक परिसर बनाया गया है, ठीक है, पूरा पूरा डिजाइन बनाया गया ना। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जैसे ओरछा में बनाया जाएगा श्री राम राजा लोक, तो ऐसे ही महाकाल में महाकाल लोक बनाया गया है। तो वहां पर अच्छा और हाइजीनिक खाना देने के लिए प्रसादम नामक एक जो है, आप इसे क्या कह सकते हो, प्रसादम नाम का एक जो है इसमें ऐसा कह लो दुकान शुरू हुई है। आप उज्जैन जाइए, महाकाल के दर्शन करने जाइए,
तो वहीं पर इन्होंने पार्किंग से थोड़ा सा ऊपर वो प्रसादम टाइप का बनाया हुआ है। मैं जब आज से कुछ महीने पहले गया था तब तो बंद पड़ा था साहब। अब कब चालू हुआ है कब चालू होगा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जब मैं गया था तब तो बंद पड़ा था। मैंने सोचा था कि जाके यहाँ पर खाएंगे, बट ये बंद पड़ा था। तो प्रसादम एक तरीके का क्या है, एक आप इसको दुकान मान लीजिए या आप इसको भोजन खाने की एक जगह मान लीजिए। तो प्रसादम का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो महाकाल लोक परिसर में जो है इसको बनाया गया है। बेसिकली उज्जैन की महाकालेश्वर से जो है इसका संबंध है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे बस अच्छा बढ़िया खाना पीना मिलेगा। अब कब मिलेगा वो तो भैया महाकाल ही बताएंगे कब मिलेगा, क्योंकि नेता लोग तो अपने अनुसार जो है काम करते हैं ढीला ढाला, हर जगह भगवान का नाम लगा देते हैं और अपने अनुसार धीमे धीमे काम करते रहते हैं। बट जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, एक प्रोजेक्ट का नाम लिखा है नमामि देवी नर्मदे। ये भी इंपॉर्टेंट है, नमामि देवी नर्मदे। और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत जो मां नर्मदा के जो 17 घाट हैं, जय नर्मदा मैया, तो मां नर्मदा के जो 17 घाट हैं उनका विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, साफ सफाई और विकास डेवलपमेंट सब कुछ जो है इसमें किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, नमामि देवी नर्मदे। प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट का संबंध है नर्मदा किनारे 17 घाटों के कायाकल्प से। इनका पूरा रेनोवेशन किया जाए। कायाकल्प का मतलब क्या होता है, रेनोवेशन करना, डेवलपमेंट करना। ओके, अच्छा। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ये नाम याद हो तो मैंने आपको कल यानी कि लेक्चर नंबर 7, इस लेक्चर से जस्ट पहले 3 यूनिवर्सिटीज जो है खुलने वाली हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर जो है वापस रिपीट नहीं करूंगा वरना आपको आदत लग जाएगी, उसको पढ़ोगे ही नहीं जाके ढंग से। तो वहां पर जो है ये नाम चर्चा में आया था, क्योंकि इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। तो खैर ये खबर अलग है, वो खबर अलग है, बस नाम का कुछ सिमिलैरिटी है। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बस अभी तो यहां पर इतनी ही खबर है। ठीक है, कि एक हो गई आपकी रानी अवंतीबाई लोधी और दूसरी कौन सी हो गई आपकी रानी दुर्गावती। तो इन दोनों के नाम पर पुरस्कार शुरू करने के लिए जो है निर्णय लिया जा रहा है और बिल्कुल आने वाले समय में शुरू किया जाना चाहिए 101%। ठीक है, तो बस इसमें नाम आपको याद रखना फिलहाल। तो जब आगे ये बदलाव इसमें आएगा तो हम आपको जो है वो जरूर करवा देंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये देखें, ये देखें, ये भी साहब अच्छी खबर है। सीएम साहब सारा विकास उज्जैन में ही कर रहे हैं। मैं पूरी संदेश मैगजीन पढ़ता हूं, कम से कम एक पेज पर मुझे 10 बार उज्जैन दिखता है। पूरी संदेश मैगजीन में 60% या 70% मैं बोलूंगा केवल उज्जैन ही उज्जैन का नाम होता है। तो उज्जैन से कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप बुरा मत माने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी तो बढ़िया बात है। परंतु एक सीएम होने के नाते डॉक्टर मोहन यादव जी को यह बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो उज्जैन के सीएम नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के सीएम है और हर जिले पर बराबर का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल अच्छी बात है। जो अपने हैं उनके लिए अपने कौन हैं, जो उज्जैन के रहवासी हैं, अपने तो अपने रहते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं जो अभी नहीं जानते, उनके लिए भी थोड़ा सा काम शुरू करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप मेरी राय से सहमत ना हो और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप मेरी सभी राय से सहमत हो। आपके विचार अपने हैं, मेरे विचार अपने हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो आगे देखें, उज्जैन में दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है ना, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से बेसिकली एक क्या कहते हैं, एक रोप वे बनाया जाएगा। रोप वे बेसिकली इसका पता है काम क्या होगा, कि ये आपका अगर उज्जैन का रेलवे स्टेशन है और यहां पर अपना महाकाल मंदिर है, तो उज्जैन के रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक पहुंचने में अभी जितना भी समय लगता है 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, ट्रैफिक में 35 मिनट, जो भी XYZ, तो अब ये समय रोप वे समझ रहे हो ना, वो ऐसे इस तरीके से वो लटके होते हैं और यहां से चलते चलते इधर जाते हैं। तो ये आपका हो गया रेलवे स्टेशन और ये आपका हो गया महाकाल मंदिर। ये आपका हो गया महाकाल मंदिर। ठीक है, तो अब इस रोपवे से क्या होगा, इस रोपवे से आप स्टेशन से लेकर महाकाल मंदिर पता है कितने देर में पहुंचोगे, मात्र
मात्र 7 मिनट। अगर ये सक्सेसफुली इन्होंने पूरा कर दिया तो मात्र 7 मिनट, तो ये पता होना आपको जरूरी है ये फैक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है? आगे हमको दोस्तों एक योजना देखने को मिल रही है। जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना विजिबल हो जाएगा। कायदे से हो तो जाना चाहिए, लेकिन मैं काम करूंगा, आपको थोड़ी सी भी असुविधा नहीं होने देंगे। योजना का नाम है मां तुझे प्रणाम योजना। इसका उद्घाटन हुआ था सन 2013 में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मां तुझे प्रणाम योजना बेसिकली एक ऐसी योजना है जहां पर जितने भी मध्य प्रदेश के युवा हैं उनके मन में देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति एक प्यार, एक इज्जत, एक सम्मान को बढ़ाना, तो उसके लिए युवाओं को जो है घुमाया जाता है। कैसे? उनको किसी ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा, है ना, जहाँ पर उनको घुमाया जाएगा, वहाँ पर वो संस्कृति के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। खास तौर पे इंडिया के जितने भी बॉर्डर वाले जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर अक्सर जो है युवाओं को ले जाया जाता है। तो इसमें चयन किस प्रकार से होता है? तो माँ तुझे प्रणाम योजना में हर जिले से टोटल कितने जिले से होते हैं? 50 जिलों में से सेलेक्ट किया जाता है। तो हर जिले से 5 युवक और 5 युवती, यानी कि 5 मेल और 5 फीमेल। तो फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट कितने लोग सेलेक्ट हो गए? 10 लोग। अब 50 जिले इंटू 10, अभी 55 के हिसाब से भी कर देंगे तो 550 हो जाएंगे। अभी फिलहाल 50 इंटू 10 का हिसाब चल रहा है, तो ये लगभग अप्रोक्स फिगर है, 500 उम्मीदवारों को जो है सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब 500 में से आधे पुरुष हैं आधी महिलाएं हैं, तो 250 फीमेल हैं और 250 मेल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इनका सिलेक्शन हो जाता है कि ये 500 लोग सेलेक्ट हो गए, अब इनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है ले जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद देश की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब इंडिया की जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जहां पर भी हम दूसरे देशों के साथ टच होते हैं, वहां पर जो है इनको भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। और उसके बाद आपने ये सीखा कि हर जिले से 10 लोग चुने जाएंगे, 10 युवक जो है चुने जाएंगे, मतलब 10 युवा जो है चुने जाएंगे। तो इन 10 लोगों में से 5 पुरुष 5 फीमेल होंगे, ये तो आपने सीख लिया। लेकिन इन 10 में से 5 लोग ऐसे होने चाहिए, इन 10 में से 5 लोग ऐसे होने चाहिए, और उन 5 में एक एनएसएस का व्यक्ति होना चाहिए, एक एनसीसी का व्यक्ति होना चाहिए, एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स यानी कि खिलाड़ी व्यक्ति होना चाहिए, और 2 व्यक्ति कम से कम सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। यानी कि आप प्रत्येक जिले से 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो 10 में से 5 को तो साइड करो, जो बच गए 5, अब जो 5 बचे हैं उनमें से, मतलब ओवरऑल जो 10 बंदे हैं उनमें से कम 5 इस बैकग्राउंड के हों, एक एनएसएस, एक एनसीसी, एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोसाइटी वर्कर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चयन कैसे होता है? तो चयन साहब होता है, जिला का जो कलेक्टर होता है वो लॉटरी के माध्यम से जो है नाम निकालता है, क्योंकि हर जिले से मात्र 10 ही लोग तो सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे नाम निकलेगा? लॉटरी के नाम रूप में जो है नाम निकलता है, ओके, ठीक है। बाकी अगर आपको कभी इसकी और जानकारी चाहिए हो तो गूगल पे जरूर इसको चेकआउट करिएगा कि माँ तुझे प्रणाम योजना के लिए आवेदन कब किया जाता है। तो 2013 के हिसाब से 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। जब मैगजीन में पढ़ रहा था तो मुझे इस योजना का नाम जो है देखने को मिला था, इसलिए मैंने इस योजना को जो है यहाँ पर पिकअप कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ा एक फैक्ट है इधर, इसको बड़ा ध्यान से देखना आप। एक इन्होंने कार्यक्रम का नाम लिखा हुआ है बीटिंग द रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट, अंग्रेजी ही नाम है, वो तो अंग्रेजी ही नाम है, बीटिंग द रिट्रीट। अब ये जो नाम है बेसिकली, ये जो कार्यक्रम है ये देश में केवल 2 जगह पर किया जाता है। एक तो हमारी इंडिया की राजधानी दिल्ली में आयोजन होता है इसका, और दूसरा ये भोपाल में आयोजन होता है। इसीलिए हमारे एमपी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि बीटिंग द रिट्रीट ये देश में केवल 2 जगह होता है, एक दिल्ली और एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो कहाँ एमपी में कहाँ होता है? भोपाल। ये बन सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली 2024 में भी इसका जो है आयोजन हुआ, बीटिंग द रिट्रीट 2024 में। जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है ना, तो गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है, और 29 जनवरी को ये बनाया जाता है बीटिंग द रिट्रीट। ये बेसिकली गणतंत्र दिवस का समापन यानी कि उसका एंडिंग का एक लास्ट काम होता है, ठीक है। अब बेसिकली बीटिंग द रिट्रीट ये जो परंपरा ये क्या होती थी, जैसे कि पहले जो फौजी लोग होते थे वो युद्ध से वापस आते थे, काफी थके हारे आते थे,
तो उनका दिमाग रिलैक्स करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम किए जाते थे, एंटरटेनमेंट के कुछ कार्यक्रम किए जाते थे, फौजियों का मन हल्का करने के लिए, उनका दिमाग रिलैक्स डाउन करने के लिए। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है और उसी को कहा जाता है बीटिंग द रिट्रीट। और देश में केवल 2 जगह ये होता है, ठीक है। 2024 में इसका आयोजन कब हुआ था? 29 जनवरी को जो है इसको शुरू करके खत्म कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसको मैंने वहां से उठा लिया। उसके बाद मुझे एक ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट लगा था कि मध्य प्रदेश की 4 विभूतियों को, यानी कि 4 पर्सनैलिटीज को किससे नवाजा जाएगा। 2024 में नवाजा गया, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, पद्मश्री से। दोस्तों हमारे देश में सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना। हमारे देश में जितने भी नागरिक होते हैं, जितने भी सिविलियंस होते हैं, तो अंग्रेजी में सिविलियन अवार्ड्स कह देते हैं और हिंदी में नागरिक पुरस्कार कह देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पे जो सिविलियन अवार्ड आता है उसको हम कहते हैं दोस्तों भारत रत्न। ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई भी अवार्ड नहीं है सिविलियन कैटेगरी में, एक नागरिक कैटेगरी में। दूसरा दोस्तों फिर आता है पद्म विभूषण, तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथी रैंक पर जो होता है वो होता है पद्मश्री, ठीक है। तो भले ही पद्मश्री 4th रैंक पर है, लेकिन फिर भी उसका लेवल बहुत तगड़ा होता है, वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से टोटल कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? तो टोटल 4 लोगों को जो है पद्मश्री मिला है। तो आई होप कि ये भी आप सीख गए, ये भी आप सीख गए। अब इन चारों के नाम हम लोग जो है देख लेते हैं फटाक से, बिना किसी देरी के। पहले जो है उनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है पंडित ओम प्रकाश शर्मा। और ये किस चीज में जो है फेमस है? तो जो दोस्तों माच कला होती है ना, माच कला, जो माच ड्रामा होता है, माच नाट्य, माच ड्रामा आप लोगों को पता होगा कि माच ड्रामा का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? तो ये इसका संबंध जो है दोस्तों मालवा क्षेत्र से है। तो माच कला में, माच आर्ट में ये काफी एक्सपर्ट हैं और इसी फील्ड में इन्होंने जो है बहुत अपना योगदान दिया है। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि एक इनको अवार्ड मिला है, शिखर सम्मान मिल चुका है इनको मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से, और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान भी जो है इनको मिल चुका है। और अब इनको क्या मिला है? पद्मश्री, ठीक है। तो याद रखिएगा पद्मश्री से नवाजे गए पंडित ओम प्रकाश शर्मा का जो संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध माच आर्ट से है, माच कला से, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मतलब आप इनको ऑथर कह सकते हैं, है ना। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर भगवती लाल। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में और इतिहास के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, किताबें लिखी हैं, और विक्रम यूनिवर्सिटी से भी इनका संबंध रहा है, वहां पर भी जो है ये काम कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में कौन सा क्या क्या और फैक्टर है हमको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का राजा भोज पुरस्कार इनको मिल चुका है, ये पहला इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूजीसी का डॉक्टर राधा कृष्ण पुरस्कार इनको मिल चुका है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। उज्जैन के सांदीपनी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये तीसरा फैक्ट हो गया, ठीक है। और ये मालवी भाषा में भी लेखन का काम करते हैं, मतलब लिखने का काम करते हैं, वही जो मैं आपसे कह रहा था, ऑथर, ठीक है साहब। तो ये इनके कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। डॉक्टर भगवती लाल, इनको भी जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, क्या बात है, ये है साहब लोगों की सिंपति जो मिलती है ना, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को, किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति को, उस सिंपति को इन्होंने सम्मान में तब्दील कर दिया। नाम है दोस्तों इनका दिव्यांग पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह। जो भी डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स में पैरा, ठीक है ना। तो पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह, इनके पैरों में जो है समस्या है, ठीक है ना। तो इनके जरूरी नहीं है कि पैरा के अंदर कोई खिलाड़ी जा रहा है तो उसके पैरों में ही समस्या हो, किसी के हाथ में भी समस्या हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से आपके शरीर में जो है कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, तभी व्यक्ति पैरा की कैटेगरी में जो है जाता है। तो ये कहाँ के हैं साहब सतेंद्र सिंह? तो ये भिंड के हैं और ये पैरा स्विमर हैं। और इन्होंने पता है क्या किया था? सबसे बड़ा काम 2022 में जो इंग्लिश और
कैटलीना चैनल है, मतलब बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बेसिकली बहुत ठंडा पानी जो है यहाँ पर रहता है। तो वहां पर इन्होंने उसको पार करके एक विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया था, ठीक है। और ऐसा करने वाले सत्येंद्र एशिया के पहले अंतरराष्ट्रीय, मतलब एशिया से जाने वाले पहले दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड स्विमर हैं। और इनको मध्य प्रदेश की सरकार जो है विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। तो इन्होंने ये खिताब कब हासिल किया था? 2022 में। इंग्लिश चैनल को पार करना साहब, इतना ठंडा पानी होता है वहां पर। ये 2 बार गए थे, एक बार गए थे बहुत ठंडा पानी था, वापस आए, प्रैक्टिस करी इन्होंने, उसके बाद जो है फिर वापस लौटे थे। मुंबई में 2 साल ट्रेनिंग करी थी इन्होंने, उसके बाद जो है वापस लौटे थे और उस खिताब को अपने नाम किया। और एशिया के एकमात्र ऐसे दिव्यांग स्विमर, एक ऐसे डिसेबल्ड स्विमर जिन्होंने पैरा की कैटेगरी में इंग्लिश चैनल को जो है पार करके दिखाया। सल्यूट है साहब आपको सत्येंद्र जी, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों, जो चौथे हमारे विभूति हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, तो ये दोस्तों बेसिकली फोक सिंगर हैं। ये कौन है? ये फोक सिंगर हैं, लोक गायक हैं। ये बेसिकली लोक गायक हैं। लोक गायक मतलब क्या हो गया? फोक सिंगर। नाम क्या है इनका? कालूराम बामनिया। तो कालूराम बामनिया है ना, ये बेसिकली 40 वर्ष से जो है गायन का काम जो है ये कर रहे हैं। और इनके पिता और दादा से संगीत इनको विरासत में जो है मिला है। और ये मालवी के साथ साथ हिंदी, मालवी के साथ साथ ये जो है हिंदी का भी उपयोग जो है करते हैं। कबीर, गोरखनाथ और मीरा के भजन भी जो है ये गाते हैं। आप एक सिमिलैरिटी देखो तो माच, वो भी मालवा से संबंधित। भगवती लाल जी का, इनको भी मालवी में लिखने की लिए जो है काम करने का अनुभव है। और यहाँ पर जो लोक गायक कर रहे हैं कालूराम बामनिया जी, इनका भी मालवा से संबंध है, ठीक है। तो मालवा बड़ा फेमस यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो दोस्तों ये 4 विभूति मध्य प्रदेश के, ये 4 फेमस पर्सनैलिटीज जिनको पद्मश्री से नवाजा गया 2024 में। और दोस्तों आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अब आप में से जितने भी विद्यार्थी मुझसे बजट का पूरा सेशन जो है पढ़ के आए हैं क्रांति बैच में, उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो श्री अन्न है, यहां पर श्री अन्न का मतलब क्या है? यहां पर श्री अन्न का मतलब दोस्तों मिलेट्स। मिलेट्स, मिलेट समझते हो? अब श्री अन्न भी नहीं समझते, मिलेट भी नहीं समझते, तो क्या समझते हो? मोटा अनाज समझते हो? मोटा अनाज, बाजरा, रागी, मध्य प्रदेश में होता है कोदो, कुटकी, तो ये सब क्या है? मोटा अनाज, गुड फॉर हेल्थ। 2023 का जो वर्ष निकल के गया है वो कौन सा ईयर था? इंटरनेशनल मिलेट ईयर, अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष था वो, ठीक है। तो यहाँ पे श्री अन्न का, और आगे नाम क्या है? रानी दुर्गावती मिलेट्स प्रोत्साहन योजना, श्री अन्न प्रोत्साहन। मिलेट्स मत लिखना क्योंकि फिर ओरिजिनल नाम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बेसिकली क्या है, मैंने बजट में भी आपको पढ़ाया था कि जो सरकार है ना वो किसानों को चाहती है मोटिवेट करना। और किसानों को मोटिवेट कैसे करना चाह रही है? जो किसान ये मिलेट्स उगाते हैं, जो मोटा अनाज की खेती करते हैं, ये उनको मोटिवेट करना चाह रही है। क्योंकि जो जैसे कोदो कुटकी का अगर मैं बात करूं तो कोदो कुटकी 1 किलो 100 रुपए की है। क्या 1 किलो गेहूं 100 रुपए का है? या 1 किलो चावल 100 रुपए का है? चावल सस्ता वाला भी आता है, परंतु जो कोदो कुटकी है वो 1 किलो का उसका रेट 100 रुपए है। तो अगर हमने कोदो कुटकी की खेती खूब बड़े पैमाने पे करी तो हर जगह मिलेट्स की डिमांड हो रही है। इंडिया छोड़ो, इंटरनेशनल लोग जो है मिलेट्स मांग रहे हैं, मोटा अनाज मांग रहे हैं, फिटनेस की उनको चिंता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपने किसान, देखो हम मिलेट्स तब दूसरों को बेचेंगे जब हमारे देश में खुद किसान उसको उगाएगा। और किसान उसको क्यों उगाएगा? तो हमें किसान को उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन कैसे दे सकते हो? उसको कुछ आप फायदा दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका नाम ही क्या है? उसका नाम ही है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये योजना का नाम है। तो यहाँ पे प्रोत्साहन किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। कैसे मोटिवेट किया जा रहा है? देखो पहली बात तो श्री अन्न का मतलब क्या है? मिलेट्स है। मिलेट्स में मोटा अनाज जैसे कि कोदो कुटकी आ गया, रागी आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, ये सब मोटा अनाज होता है, ठीक है। अब जितने भी मोटा अनाज का उत्पादन करने वाले, मोटे अनाज को उगाने वाले जितने भी किसान हैं, अब उनको प्रति क्विंटल यानी कि प्रति क्विंटल 1 क्विंटल पर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे कि पहले वर्तमान जो रेट चल रहा है मेरे ख्याल से कोदो कुटकी का देखना पड़ेगा। कोदो अलग चीज है, कुटकी अलग चीज है। कोदो का शायद 3,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, अभी आगे शायद आएगा, भी देखना पड़ेगा। 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो अगर
अभी वर्तमान में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, तो अब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया तो कितना मिलेगा, अब 3,000 नहीं मिलेगा, अब 4,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। पहली बात तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रोत्साहन राशि कितनी है, प्रति क्विंटल 1,000 रुपए जो है दिया जाएगा अगर आप इसमें से कोई सा भी मोटा अनाज जो है दोस्तों उगाते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद, और ये राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी, खत्म कहानी, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं। उसके बाद दोस्तों एक आपका ये एमपीजी के क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में जो कोदो कुटकी है, ये इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, तो ये जिलों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मंडला में याद रखो, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी, बैतूल। 2 से 3 बार फिर आएंगे, दिमाग में सेट बनेगा, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कहाँ होती है कोदो कुटकी, कहाँ नहीं होती कोदो कुटकी, तो उस नजरिए से जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वो जिला है जहां पर कोदो कुटकी नहीं होता, तो कोदो कुटकी कहाँ नहीं होता ये पता लगाने के हमको ये भी तो पता होना चाहिए कोदो कुटकी एग्जैक्टली होता कहाँ पर है। तो ये आप नाम याद रखें, कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जिलों में जो है कोदो कुटकी होता है। ठीक है साहब, अच्छा इतना याद रख पाओगे। अब देखो, अब देखो 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी कि श्री अन्न वर्ष जो है घोषित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। बाजार में कोदो कुटकी का मूल्य कितना चल रहा है वर्तमान में, 100 रुपए प्रति किलो। तो इससे फायदा होगा, अगर किसान इसको बेचेगा 1 किलो 100 रुपए का, तो फायदा भी तो उसको होगा। तो इसीलिए तो सरकार इतना मोटिवेशन दे रही है कि भैया बढ़ाओ, इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों, उसके बाद एक चीज को आपको जो है याद रखना है कि ये जो योजना है ये किस वर्ष से किस वर्ष के लिए बनाई गई है, तो ये 2023-24 से लेके 2025-26 तक जो है चलेगी। इसको पढ़ने कई तरीके हैं, 2023 से लेके 2025 तक, यानी कि कितने साल हो गए, 2 साल, ऐसा भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 साल के लिए इसको चलाया जाएगा। खैर और आगे देखें, और आगे देखें, और दोस्तों यहाँ पे क्या पेचीदा प्रश्न बन सकता है, तो देखो किसानों से प्रोक्योर भी तो करोगे ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट कहते हैं, यानी कि किसानों से अनाज खरीदना। तो किसानों से अनाज खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हम जितना भी गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं उनको जो हम अनाज रेगुलर बेस पे चावल गेहूं जो बांटते हैं, वो खरीदता कौन है, सरकार जाके खरीदती है, मोदी जी जाके खरीदते हैं किसानों से, नहीं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। अब मध्य प्रदेश में अगर ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, तो किसानों से अनाज खरीदने जाएगा कौन, तो इसके लिए दोस्तों एक बनाया गया है फेडरेशन। ठीक है, ये फेडरेशन क्या करेगा, ये फेडरेशन बेसिकली पूरी योजना का मैनेजमेंट करेगा। ये फेडरेशन क्या करेगा, ये पूरी योजना का क्या करेगा, ये पूरी योजना का साहब मैनेजमेंट का काम संभालेगा। इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि देखो कि वर्तमान में किसानों को कोदो की खेती करने के लिए लगभग प्रति क्विंटल कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, तो किसानों को कोदो की खेती करने के लिए प्रति क्विंटल जो है 2,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। और कुटकी की खेती करने के लिए प्रति क्विंटल लगभग कितने हजार प्राप्त हो रहे हैं, 3,000 रुपए जो है प्रति क्विंटल प्राप्त हो रहे हैं। कोदो का रेट अलग है, कुटकी का रेट अलग है, आप इसमें से कुछ भी उगाते हो तो आपको 1,000 रुपए तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, फॉर मोटिवेशन, फॉर प्रोत्साहन। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो फेडरेशन है इसका बेसिकली काम क्या होगा, तो पहला काम ये पैराग्राफ में बताया क्या था कि ये जो फेडरेशन है ये खरीदेगी किसानों से, ये किसानों से खरीदेगी। पहले जो एक्चुअल रेट चल रहा है कोदो का 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, इस पे खरीदेगी, और कुटकी खरीद रही है तो 3,000 रुपए देगी प्रति क्विंटल, ये दे दिया। इसके बाद जो मोटिवेशनल जो प्रोत्साहन राशि है वो भी देनी पड़ेगी। तो साफ लिखता है कि फेडरेशन के द्वारा जो है, यहीं पर आगे कहीं पर लिखा जरूर था कि प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, आगे आगे जो है शायद लिखा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कि ये जो फेडरेशन बनाया गया है कि ये लोग जाएंगे और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों से अनाज खरीद के लाएंगे, तो इस फेडरेशन में आखिर होगा कौन कौन, तो वो आप देख लीजिए, है ना। बेसिकली इसको पढ़ लीजिए आप, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए, जैसे कि कौन कौन रहेंगे। देखो, एक तो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है, उसके बाद अपर मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव कृषि, 2 संचालक रहेंगे, 1 सीईओ रहेंगे, 3 स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद पर्यवेक्षक सदस्य रहेंगे, एक पर्यवेक्षक सदस्य रहेगा।
ठीक है, ये भी सही है, एक पर्यवेक्षक सदस्य रहेगा। और और ये जो पर्यवेक्षक सदस्य होंगे, एक ये इनका संबंध होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वित्त विभाग से। खैर मुझे ये ऐसा लग रहा था कि देखो इतना भी गहराई में जाके वो नहीं पूछेगा, ये कोई कमीशन तो है नहीं है, आयोग तो है नहीं कि बिल्कुल उसके अंदर तक जाके पूछ लिया। मुश्किल जगह पूछ लेगा, एक चेयरमैन पूछ लेगा, एक अपर मुख्य सचिव पूछ लेगा, संचालक कितने होंगे, दो होंगे, सीईओ कितने होंगे, एक होंगे, ऐसा पूछ लेगा। तो इसकी बेसिक एक रीडिंग लगा लेना, ठीक है, इसकी एक रीडिंग लगा लेना आप। ये क्या है, जो फेडरेशन है ना उसकी संरचना है, ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है साहब। अब देखो आप, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर क्या है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोदो कुटकी केवल किसानों से उगवा के क्या कर लोगे, कोदो कुटकी की मार्केटिंग भी तो करो ताकि लोगों को पता भी तो चले, वो डिमांड करेंगे तभी तो खेती होगी ना साहब। तो कोदो कुटकी की मार्केटिंग करना भी जरूरी है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी लोगों की नजर में बनाना जरूरी है। तो इसीलिए जो फेडरेशन है, जो इस पूरे योजना को, रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को जो संभाल रही है पूरी फेडरेशन, उस फेडरेशन को 3 वर्षों तक प्रति वर्ष कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो कोदो कुटकी की मार्केटिंग कर सके। प्रति वर्ष केवल मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए फेडरेशन को कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा, 15 लाख दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ताकि कोदो कुटकी की मार्केटिंग हो सके, उसकी ब्रांड वैल्यू बन सके, ताकि लोग उसको जान सके, ताकि लोग उसकी डिमांड कर सकते हैं। उसकी डिमांड होगी तभी तो किसान उसकी खेती करेगा ना साहब। समझ में आई कहानी। अच्छा, उसके बाद मैं देखूं कुछ और भी है। जी नहीं दोस्तों, आज का समापन जो है दोस्तों यहीं पर होता है। तो बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने सत्य बताया था कि आने वाले 7-8 महीने केवल प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो खोखली सड़क बनाओगे, उसमें बहुत जल्दी गिर जाओगे। साथ में मेंस की तैयारी करो, और अगर मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है बिना किसी देरी के, ऐप डाउनलोड करो, वहां पर कूपन कोड लगाओ, ज्वाइन करो, लेक्चर देखना शुरू करो। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने काम शुरू कर दिया है। आप जितनी देर तक शुभ मुहूर्त की तलाश करोगे, शुभ मुहूर्त बीतता ही चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। हो सकता है कि कल के दिन में लेक्चर ना बनाऊं, क्योंकि मुझे एक और लेक्चर रिकॉर्ड करना है दूसरा, किसी दूसरे अन्य टॉपिक पर, वो भी काफी दिनों से पेंडिंग है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक दिन का आपको बीच में गैप देखने को मिले, परंतु आफ्टर 24 आवर्स आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।